रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड दामोदर सिंह जुड़ गए हैं। दामोदर जी, कहां पर टिकता है पाकिस्तान? महज 7 दिन की जंग लड़ने के लिए भी सामान नहीं है पूरा। अनम्यूट कीजिए प्लीज। Yes, ma'am. Thank you. बोलिए। Thank you so much for taking me on board. Just I want to update you. आपने जितने सारे हथियार बताए उन सबके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के पास अभी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। हमारे पास अग्नि 5 है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो हथियारों की अगर बात करें तो हथियारों से ज्यादा जो मायने रखता है वो हथियारों को चलाने वाले लोगों का मोराल मायने रखता है। पाकिस्तान की जो सेना है ऑलरेडी 1971 हो, 1965 हो, 1999 हो, सभी जंग में भारत से हार चुकी है। उनका मोराल हमेशा भारतीय सेना के आगे कहीं नहीं टिकता। हाँ। तो न सिर्फ हथियारों में बल्कि जंग के मैदान में पाकिस्तानी सेना ने मुंह की खाई है। तो मैन, मोराल एंड मटेरियल कहीं पर भी पाकिस्तान हमारे आगे नहीं था। इसके साथ साथ आपने जैसा जिक्र किया, लेकिन दामोदर जी, उसके बावजूद भी इस तरह से हौसले जो हैं पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है। दिखाता वही है। आज मैंने देखा कि उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके जनरल आसिफ मुनीर हैं, वो टैंक के ऊपर चढ़कर पोस्चरिंग कर रहे हैं। ये सब पोस्चरिंग वही करता है जो कमजोर होता है। एक गंभीर व्यक्ति, एक जिसके पास ताकत होती है, वो इस तरह से उसका प्रदर्शन करके धमकाता नहीं है। वो सीधे सीधे निर्णायक युद्ध करता है। और जब निर्णायक युद्ध का समय आएगा या जब जो भारतीय सेना ने या हुक्मरानों ने हमारे तय किया होगा, जब ऑर्डर्स मिलेंगे, तब इंडियन आर्मी अपने आप दिखाएगी। ये पोस्चरिंग करना, धमकी देना, ये सब एक कमजोर शत्रु की निशानी जी। लेकिन दामोदर जी, सवाल यहाँ पर ये है कि प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि 2 टूक जवाब दिया जाएगा। और हाल ही का बयान ये है कि भारत के पास हथियार तो है ही, लेकिन एकता सबसे बड़ा हथियार है। उससे कैसे लड़ेगा पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो कलह मची हुई है। एक तरफ बलूच उनका खून पी रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। पंजाबियों ने ऑलरेडी बगावत कर रखी है। तहरीके जो उनके मास लीडर हैं, जिनको कहा जाएगा इमरान खान, जो चुनाव जीते थे, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी उथल पुथल मची है। और समय आता है कि जब युद्ध के मैदान में पाकिस्तान का नेतृत्व कौन करेगा? क्या शहबाज शरीफ करेंगे, जिनको जनता ने चुना ही नहीं है? नवाज शरीफ साइड में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी इतने मुकदमे लगे हुए हैं। इमरान खान जेल में है। बिलावल भुट्टो ऑलरेडी चॉकलेटी बॉय हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। वो सिर्फ बयानबाजी से फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको पाकिस्तान की जनता ही गंभीरता से नहीं लेती। तो ऐसे समय में युद्ध नेतृत्व शक्ति का तो पाकिस्तान में अभाव है ही, साथ में हथियारों के मामले में पीछे। और अभी कुछ दिन पहले अगर आपने देखा हो कि उनके जो बयान आए हैं उनके चीफ ऑफ द स्टाफ के, 1 साल 1.5 साल पहले की बात, इन सभी बयानों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास तो तेल भी नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, 3 नौसेना की जो एक्सरसाइज है उनकी ड्यू थी, उन्होंने नोटिस देने के बाद नहीं करी। रीजन सिर्फ ये कि उनके पास इतना फ्यूल और अम्युनिशन ही नहीं। तो ये पोस्चरिंग करके पाकिस्तान से धमकी, वो चाहता है कि भारत के साथ संभावित युद्ध को टाला जाए या भारत हमला न करे या हमसे डर जाए। तो ऐसा संभव नहीं है, कभी हुआ ही नहीं। और एक बार भारतीय सेना ने जो ठान लिया, हमारे प्रधानमंत्री ने देश को बहुत ही तल्ख लहजे में, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ ये मैसेज दिया है कि जिन्होंने भी हमला किया उनको चुन चुन के मारा जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना इनको कहीं पर भी वो छिपे नहीं। आज तो जैगवार का भी आप देखिए ना, ट्रायल किस तरह से हुआ और तमाम हथियारों के इंजन आज गर्म करने की कोशिश हुई कि अगर कभी ऐसा माहौल बन जाता है तो कैसे माहौल को बनाना है, क्योंकि भारत भी तो युद्धाभ्यास में लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं जैगवार की बात करती हूँ, टच एंड गो टेस्टिंग हुई है, एंटी शिप मिशन में सफल हुआ है, जमीनी हमले में मारक है, भरोसेमंद फाइटर जेट है, 1700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, 850 किलोमीटर की रेंज है, परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है। तो ये तमाम हथियारों के साथ पाकिस्तान कब लड़ेगा? पाकिस्तान के पास एक JF-17 है जो कि उन्होंने चाइना से ले रखा है। उसमें भी लोग कहते हैं कि वो F-16 को कॉपी करके रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाया गया। ज्यादातर पाकिस्तान के पास जो चाइनीज वेपनरी है वो सभी रिवर्स इंजीनियरिंग का कमाल है, जो कि अमेरिका से ले हुए हथियारों को कॉपी करके उन्होंने बनाया है। बहुत पीछे है JF-17 हो या कुछ भी हो, राफेल है हमारे पास अपना खुद का तेजस है। भारत आज हथियार के मामले में 80% तक आत्मनिर्भर हो चुका है। युद्ध की स्थिति में हमारी अपनी फैक्ट्रियां, हमारा अपना प्रोडक्शन हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो। अब सोचिए कि अगर हमें अपने उसी काम की लागत, अगर हमारा कोई भी अम्युनिशन हम खुद बना रहे हैं और आपको खरीद के लाना है, किसी भी सूरत में अगर भारतीय सेना ने या भारतीय नौसेना ने ब्लॉकेज लगा दिए उनके पास, उनके पोर्ट्स पे, क्या करेगा पाकिस्तान? ये सोचा है कभी उन्होंने? मान लीजिए उनके पास उनके हथियारों की आपूर्ति बंद कर दी, और ये बहुत आसानी से भारतीय से नौसेना कर सकती है। एक कहावत बहुत अच्छी बैठती है ना सेट पाकिस्तान पर कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, क्या कहते हैं?
अगर दामोदर जी। गरजने वाले बरसते तो बरसने के बाद जो जवान वहां के शहीद होते, मैं एक भारतीय सेना का सैनिक हूँ और मैं हर देश के सैनिक की बराबर इज्जत करता हूँ। कारगिल में मेरी यूनिट ने लड़ाई लड़ी और उन सैनिकों को अंतिम संस्कार किया, उन्हें दफनाया है बाइज्जत। और उस समय पाकिस्तान के पोस्टों को मैसेज दिया गया कि प्लीज आइए, अपने जवानों के 100 लेके जाइए, डेड बॉडी लेके जाइए और उन्हें बाइज्जत दफन करिए, जिसके वो हकदार है। उन्होंने आपके लिए, देश के लिए जान दी है, जी। आपने उन्हें भेजा। तो पाकिस्तान ने तो उनको क्लेम ही नहीं किया। नहीं, 93,000 उनके एक सैनिकों ने सरेंडर किया, एक दुनिया का जवाब सबसे बड़ा जानना सरेंडर। चाहूंगी दामोदर जी कि 1947 से 48 के बीच में कश्मीर एक बड़ा मुद्दा बना, जिसमें पाकिस्तान ने मुंह की खाई भारत से। फिर 65 में भी आप देखिए एक बड़ा मुद्दा कश्मीर बना और फिर भी मुंह की खाई। फिर 71 में बांग्लादेश की मुक्ति हो गई। फिर 99 में दोबारा से कारगिल युद्ध हुआ, जहां का आप बात कर रहे हैं कि अपने सैनिकों को ले जाने के लिए भी मानने को तैयार नहीं था। अब 2025 है, कितना अब प्रिपेयर इस वक्त आप मान रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमिकली अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान 2 घंटे भी जंग लड़ता है तो 46,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलेगा। कैसे अफोर्ड कर पाएगा? क्योंकि पहले ही आप कटोरा लेकर घूम रहे हैं और अगर जंग का सपना देख रहे हैं तो बाद के हालात क्या होने वाले हैं? क्योंकि आप जब भी कोई काम करते हैं तो प्री प्लान तरीके से करना है कि आज अगर हम ये कदम उठाते हैं तो आने वाले समय में क्या होगा। दामोदर जी। जंग अपने आप में एक कला है और जंग को लड़ने से पहले आगे पीछे बहुत कुछ सोचना चाहिए और सोचा जाता है। इसीलिए भारत का रिस्पांस आने में लोग यहाँ पे बहुत बेचैन है कि कब होगा। जंग इतनी आसान नहीं है जितनी बोलने में लगती है। तो पाकिस्तान की जब बात करूं मैं, तो सबसे पहले तो ये देखिए जीडीपी रेशियो क्या है, 9 गुना ज्यादा हमारी जीडीपी है उनसे। डिफेंस बजट क्या है, जितना उनका डिफेंस बजट है उतना हमारे यहाँ एक स्टेट का बजट है। इवन मुंबई जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई में जो उनकी नगर पालिका है छोटी छोटी, उनका हमारे देश के जो राज्य उनका बजट है। पाकिस्तान ठहरता ही नहीं कहीं, लड़ाई किस बात की लड़ेगा वो। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं उनकी इकोनॉमी की, फाटा की ग्रे लिस्ट में है, कटोरा लेके वर्ल्ड बैंक के सामने आज भी खड़े। भारत ने आज वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से गुजारिश की है कि इनकी फंडिंग ब्लॉक की जाए। अब देखना आने वाले समय में कितने डिप्लोमेटिक कदम हमारे कारगर साबित होते हैं। चाइना का साथ मिल रहा है, चाइना का फंडिंग साथ मिल रहा है, टर्की का साथ मिल रहा है, दूसरी तरफ से इनडायरेक्टली अगर अमेरिका को देखा जाए तो साथ तो मिल ही रहा है, क्योंकि अमेरिका ने खुलकर अभी तक कुछ कहा नहीं है कि वो नहीं साथ दे रहा है। अगर उसके बाद अजरबैजान की बात करें तो साथ मिल रहा है। अजरबैजान की बात करें, हथियार भारत से खरीद कर वो हथियार भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। तो कई तरह के सवाल बनते हैं ग्लोबली। अगर ग्लोबल जियो स्ट्रेटजी की मैं बातें करूं तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका उस देश के साथ होगा जिसके साथ उसके व्यापार के हित जुड़े हुए हैं। आजकल रिलेशन सिर्फ आपके इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि आपने ताल्लुकात, आपके पर्सन इन पर्सन कितने अच्छे हैं या आपके देश के साथ कैसे ताल्लुकात थे। आने वाले समय में हमारा आपके साथ बिजनेस कैसा होगा, इकोनॉमी मैटर करती है आज की डेट में। अमेरिका का जो आज भारत के साथ व्यापार है वो सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान उसका आगे कहीं भी नहीं ठहरता। इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, ज्यादातर अमेरिकी कंपनियों के जो विश्व में सबसे ज्यादा फेमस है, चाहे गूगल हो, चाहे पेप्सी हो, बहुत सारी कंपनियां हैं, इन सबके सीईओ हमारे इंडिया में। तो जो ग्लोबल समीकरण है, सबसे पहले लोग आज चाइना के साथ भी हो या किसी के साथ भी हो, सबसे पहले लोग इकोनॉमी देखते हैं कि हमारा किसके साथ व्यापार कितना है और उसी के परिप्रेक्ष्य में लोग कदम उठाते हैं। आप किसी भी देख लीजिए, कभी भी छोटे कंट्री के साथ जिसके साथ व्यापारिक हित हमारे नहीं होंगे किसी भी देश के, वो उसके साथ समर्थन में खड़ा नजर नहीं आएगा। तो अमेरिका कहने के लिए पाकिस्तान के साथ अभी बैलेंस करके चल रहा है, क्योंकि उसे पाकिस्तान को F-16 दे रखा है, बहुत सारे वेपन दे रखे हैं। आने वाले समय में अमेरिका चाहेगा कि उसके हथियार पाकिस्तान को बिके और इंडिया को बिके। लेकिन अगर जब भारत की बात होगी तो अमेरिका को भारत का साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के साथ उसके व्यापारिक हित पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसके बाद अर्थव्यवस्था को लेकर ही बात करते हैं, जिसमें 5वें पायदान पर भारत है और तीसरे पर आने वाला है, तो क्या लगता है कि किस तरह की कूटनीति को मद्देनजर रखते हुए काम इस वक्त करने की जरूरत है? भारत को सबसे पहले चाहिए कि अपने जो पुराने दोस्त हैं, रसिया है जो जिनमें सबसे ज्यादा कारगर रहा है, और हमारे पड़ोसी जो देश हैं, चाहे उनमें से नेपाल हो, भूटान हो, इन सबके साथ हमें अपने हित बना के रखें। क्योंकि एक जो सबसे बड़ी, जनरल बिपिन रावत ने 2 फ्रंट वार की बात कही थी, और मैं इसे 2.5 फ्रंट में बोलता हूँ। 5 फ्रंट में इंटरनल नहीं, मैं बाहर एक्सटर्नल की बात करता हूँ। बांग्लादेश के साथ भी हमारे ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं रहे जितने शेख हसीना के टाइम पे थे। तो सबसे पहले अपने जो पड़ोसी देश हैं छोटे छोटे, श्रीलंका, भूटान और इसके अलावा नेपाल, इनके साथ ताल्लुकात सही करने के साथ रसिया की तरफ हमें फिर से सोचना होगा कि क्या रूस हमारा साथ देगा किसी भी जंग की स्थिति में। और हमारा साथ देना दे एक अलग बात
पर पाकिस्तान के साथ जाके कहीं ना खड़ा हो, इस चीज को हमें सबसे पहले देखना है। इसके बाद हमारा फॉरएवर अलाई है हमारे साथ इजराइल, जो कि हमारे साथ होगा, ताल्लुकात उसके साथ पहले की तरह ही बेहतर रखने, अमेरिका को अपने फेवर में लेने की कोशिश करनी है। इसके अलावा G8 G20 के जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमें बातचीत करनी है और उनका समर्थन हमें हासिल करना है। किसी भी जंग की स्थिति में वो हमारे साथ खड़े हो, क्योंकि हमने उनका साथ। ठीक है। टर्की अपने आप में, वहां पे भी मेयर की हत्या हुई, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ उनके लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। टर्की का कोई वजूद नहीं है। 2-4 विमानों में मदद या रसद पहुंचा देने से, लॉजिस्टिक पहुंचा देने से, अम्युनिशन पहुंचाने से जंग खत्म नहीं हो जाएगी। जिस दिन जंग होगी, टर्की के विमान अगर पाकिस्तान की तरफ आ रहे होंगे तो हवा में ही भारतीय वायुसेना उनका सत्यानाश करेगी। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे समय में डिप्लोमेसी बहुत बड़ा रोल और अहम रोल प्ले करेगी, और जिसमें से हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर वो कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं। भारत की जितनी डिप्लोमेसी वो सार्थक आगे बढ़ रही है। बाकी आने वाले समय बताएगा कि हमारा जो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा जो दामोदर कदम जी होगा जुड़ने पाकिस्तान के लिए।